अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप, जिसमें हमने केस सेकंड लिया है कि ई जो पार्टिकल की एनर्जी है वो बैरियर से कम है वी नॉट। जब आपके पास इस तरह केस हो कि पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल स्टेप से कम हो, तो फिर पहले हम क्लासिकली डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल जो है इसकी एनर्जी चूँकि बैरियर से कम है तो वो इस बैरियर के साथ जो है कोलाइड करेगा और फिर जो है रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, पार्टिकल जो है बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जब हम इसको देखते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है कुछ डिफरेंट आता है। इसके लिए सबसे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो उसके थ्रू जो है पहले हम रीजन 1 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। ये सेम उसी तरह आया है जिस तरह जो है हमने पिछले केस नंबर 1 में जब ई की एनर्जी जो ई की वैल्यू थी ग्रेटर देन पोटेंशियल थी, तो सेम यही जो है उसके लिए इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, ये आया है। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि पार्टिकल जो है इस केस के लिए भी एनर्जी लेस है, तो इस रीजन में पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करेगा और फिर वो जो है इससे रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। रीजन 1 के लिए दोनों केसेस में जो है ये सेम इक्वेशन है। यहाँ पे रीजन 2 में जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम रीजन 2 में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह आ जाएगी। ये पिछले वाले में जो है हमने इस तरह इक्वेशन हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये देखिए हमने उसमें के की वैल्यू जो थी, यहाँ पे के की वैल्यू जो है K2 प्राइम स्क्वायर है, वहाँ पे K2 स्क्वायर थी। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि वहाँ पे केस जो था ई ग्रेटर देन वी नॉट था। तो हमने यहाँ पे जो था लिखा था ई माइनस वी नॉट, क्योंकि ई ग्रेटर है तो उसको हम नेगेटिव नहीं लिखते। इस केस में सेम वही स्टेप्स थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि नेगेटिव साइन, वहाँ पे पीछे जो है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस साइन इसीलिए लिया क्योंकि वी नॉट जो है वो ग्रेटर है ई से। ई जो है लेस है, तो ई के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए, वी नॉट के साथ जो है पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए जो है पिछली इक्वेशन जो थी वो सेम इसी तरह थी ना, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था पीछे डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर इंटू वो था ई माइनस वी नॉट। और यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड केस है जब हमारे पास एनर्जी लेस होती है तो हमने क्या किया है कि एनर्जी से जो है ना यहाँ से ई से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो वी नॉट पॉजिटिव बन जाएगा, ई जो है नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ई जो है इस केस में लेस है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। अब ये जो टर्म है ना, इसको हमने K2 प्राइम का नाम दे दिया। अब इस तरह की ये जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह आएगा। ये देखें, ये जो है ना सेकंड रीजन के लिए हमारे पास वेव फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे सी ई की पावर माइनस K2 प्राइम एक्स प्लस डी ई की पावर प्लस K2 प्राइम एक्स आया है। अब ये जो है ना ये इसलिए है कि मैं बताती चलूँ कि उधर जो रीजन 2 के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो वहाँ पे प्लस था। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आया था सी ई की पावर आयोटा K2x प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा K2x, इस तरह आई थी। लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि ये साइन नेगेटिव है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा और यहाँ पे पहला टर्म नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा। तो आपने जस्ट इसको इस तरह याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है और वहाँ पे जो था प्लस था, तो इसलिए उसका सोल्यूशन ये आया था। इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे जो है सेकंड रीजन में जब हमारे पास वेव जो है इस तरह आती हैं तो क्लासिकली तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रीजन 2 के लिए भी हमारे पास वेव की जो है कुछ न कुछ वेव आया है। इसका मतलब है वेव फंक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पे भी पार्टिकल के एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं। तो वो जो है ये यहाँ पे दो टर्म है। फर्स्ट टर्म ये बताता है क्योंकि इसमें आयोटा का टर्म नहीं है। आयोटा का टर्म ये शो करता है कि ये जो वेव है वो ऑसिलेट करता है, जब वो बैरियर के साथ टकराता है तो वो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो भी ऑसिलेट करती है।
पिछले केस में चूँकि वेव ट्रांसमिट कर गई थी तो वो ऑसिलेट करके आगे फॉरवर्ड हो रही थी, लेकिन इस केस में हमारे पास आयोटा नहीं है। इसका मतलब है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से कम है, तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वेव है वो ऑसिलेट होके जाएगा, लेकिन यहाँ बैरियर से टकराएगा तो वो जो है इस तरह एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा। मींस कि ये वेव जो है ये जो है पास होती है, इसमें इंटर होती है रीजन 2 में, तो वो जो है एक्सपोनेंशियली डिके कर रही हैं और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो को अप्रोच कर जाती हैं ये। लेकिन ये जो सेकंड टर्म है e की पावर प्लस k2 प्राइम x, वो ये शो करता है कि ये जो वेव है वो इंक्रीजिंग कर रही हैं और इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही हैं। लेकिन हमारे पास जो वेव होती हैं वो तो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये वाला टर्म जो है हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे और हमारे पास एग्जैक्ट जो टर्म है वो ये वाला है। तो ये जो है दोबारा से आप वो सुन लें कि क्वांटम मैकेनिकली अगर पार्टिकल की एनर्जी कम होती है तो वो क्या करता है कि जब बैरियर के साथ टकराता है तो कुछ न कुछ वेव जो है वो ट्रांसमिट कर जाती हैं, वो जो है बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, बैरियर में पेनेट्रेट कर जाती हैं। बेशक क्योंकि उनकी एनर्जी लेस है तो वो यहाँ पे ओसिलेट तो नहीं कर सकती, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करके एंड में जो है ज़ीरो पहुँच जाती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लासिकली हमने ये देखा कि पार्टिकल है वो बैरियर से टकराता है और फिर जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है, कोई भी पार्ट जो है इसका वो पेनिट्रेट नहीं करता। लेकिन क्लासिकली यहाँ पे जो चूँकि वेव सेकेंड वेव रीजन में हमारे पास आई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वेव जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसलिए हमारे पास सेकेंड रीजन में वेव फंक्शन जो है ये आ गया। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये जो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन है हमारे पास, इसमें आयोटा का टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेव जो है ऑसिलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे नेक्स्ट हम जो है ABC और इन ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंटिन्यूस वेव के लिए जो है ना हमारे पास वेव एट द बाउंड्रीज वेव 1 psi 1 और psi 2 इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन जो है इनका अगर डिफरेंशियल लिया जाए एट एक्स बाउंड्रीज़ पे तो वो भी इक्वल आना चाहिए। जब हमने जो है psi 1 और psi 2 को इक्वल किया, इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो फिर जो है उनमें जहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर x में जो है हमने ज़ीरो पुट किया तो ये e की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म 1 हो गए, तो हमारे पास a + b = c आ गया। अब हम इन ही टर्म्स का अगर हम डिफरेंशियल ले लें और फिर जो है इनको इक्वल करें तो ये कुछ इस तरह आएगा। अगर आप इस टर्म का डिफरेंशियल ले लेती हैं तो a आयोटा k1 e की पावर आयोटा k1 x प्लस, और यहाँ पे चूँकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आयोटा k1 e की पावर माइनस आयोटा k1 x हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जो है हमारे पास इसका डिफरेंशियल ले ले तो माइनस k2 प्राइम एंड c जो है कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियल। अब हम इसमें भी ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे x जहाँ पे x है हमने ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल पावर ज़ीरो जो है ये टर्म सारे 1 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा k1a माइनस आयोटा k1b माइनस k2 प्राइम c। थोड़ा सा हम इसको अरेंज करते हैं। अच्छा, c की वैल्यू जो है यहाँ से ये a + b है तो मैंने c की जगह a + b पुट कर दिया और ये k2 प्राइम जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब जो a वाले कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिखा और b वाले कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिखा, तो a को जो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया आयोटा k1 + k2 प्राइम और यहाँ पे बन गया b आयोटा k1 माइनस k2 प्राइम। फिर मैंने b/a किया, b को इधर जो है a जो है b के नीचे इक्वलिटी के दूसरी साइड पे लाएंगे तो नीचे आ जाएगा और ये वाला साइड टर्म जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो नीचे चला जाएगा। रीअरेंज किया, ये सिंपल, यहाँ पे जितने भी स्टेप हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग खुद कर सकते हैं। फिर जो है उसके बाद मुझे c/a का रेशो भी चाहिए तो मैं क्या करती हूँ कि अगेन ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना ये वाली, इसको मैं कंसिडर करती हूँ और इसमें b की वैल्यू पुट करती हूँ इक्वेशन 1 से। ये मैंने इस इक्वेशन को यूज़ करके इससे मैंने b की वैल्यू निकाली। b की वैल्यू निकालेंगे तो a दूसरी साइड पे जाएगा तो c - a हो जाएगा। वो c - a जो है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, यहाँ पे c - a, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो ये इक्वेशन यूज़ करके इसमें b की जगह c - a वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए मैंने जो है
पिछले पेज पे हमने आयोटा K1A माइनस आयोटा K1C माइनस B की जगह C माइनस A पुट किया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अगेन जो है थोड़ा सा आप लोग जो है अरेंज करें। ये C के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर A वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे, C वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे। अच्छा, ये जो है ये इनका पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, तो ये 2 टाइम आयोटा K1A हो जाएगा और C जो है ये वाला टर्म उस साइड पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा आयोटा K1C माइनस K2 प्राइम C, और C से C कॉमन ले लें तो ये। अच्छा, अरेंज करके जो है ना C की वैल्यू जो है हमारे पास कुछ इस तरह आ जाती हैं। यहाँ पे हम एक स्टेप कर लेते हैं ऐसा। ये जो K2 प्राइम है ना, ये आयोटा K1C और K2 प्राइम के साथ आयोटा नहीं था। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेती हूँ। जब मैं आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी तो फिर जो है इस साइड का आयोटा जो है वो मैं, ये जो आयोटा है वो मैं यहाँ पे आयोटा है तो मैं ये पूरी इक्वेशन इस आयोटा पे और ये भी आयोटा पे डिवाइड करूँगी और ये अगेन आयोटा पे डिवाइड करूँगी। तो यहाँ से आयोटा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी आयोटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का आयोटा ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे आयोटा डॉट आयोटा से जो है माइनस हो जाएगा और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2K1A K1 प्लस आयोटा K2 प्राइम। ये जो आयोटा ना मैंने K1 से ख़त्म करके K2 के साथ लिखा, तो ये जो है C/A की वैल्यू ये आ गई है। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। सिंपल स्टेप है, आप दोबारा से और करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है मेरे पास जे जो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन वेव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। ये हमने पिछली दफ़ा कैलकुलेट किया था, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास B/A का होल स्क्वायर का मोड स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं B/A स्टार एंड B/A कर लिख सकती हूँ। B/A की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट की है वो ये है, B/A की वैल्यू ये है और B/A का स्टार जब हम लेंगे तो वो जो है ये बन जाएगी। स्टार जब हम इसका लेंगे स्टार मीन कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो जहाँ पे आयोटा होगा वो नेगेटिव साइन बन जाएगा। तो इसमें जो है क्योंकि B/A की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो इसमें आयोटा का टर्म था, तो एक वाले में जो है आप B/A का कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और दूसरे वाले को ऐसे ही लिखने देंगे। अगर इसका मैं माइनस साइन इसके साथ लिखूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और बाकी ये वाला टर्म जो है ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसका ये माइनस साइन जो है दोनों से कॉमन लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा K1 और ये माइनस साइन जो है प्लस हो जाएगा और नीचे जो है माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये आयोटा K1 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये इसके साथ माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे। आपको रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। अब हम ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। अगर रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट 1 आ गया तो हमें तो पता है कि R+T जो है इक्वल्स टू हमेशा 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब है T जो है 0 है। यहाँ से भी ये बात मैं कह सकती हूँ, साथ में जो है हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव। अब ट्रांसमिटेड के लिए सिर्फ मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ, चूँकि मेरे पास साई 2 जो है रीजन 2 के लिए CE⁻ माइनस आयोटा का टर्म इसमें नहीं है, K2 प्राइम X है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसका स्टार भी ले लेती हूँ। अगर साई 2 का आप स्टार ले लें तो आप देख सकते हैं कि साई 2 का स्टार ले लें तो इसमें तो कोई आयोटा टर्म है ही नहीं, तो आयोटा साई 2 और साई 2 स्टार इक्वल ही है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका मुझे इस फार्मूले में पुट करने के लिए डिफरेंशियल चाहिए, तो मैं इसका डिफरेंशियल ले लेती हूँ, तो ये माइनस K2 प्राइम C e⁻ माइनस K2 प्राइम X हो जाएगा। अब जो है ये दोनों वैल्यूज़ आप ये वाले गिवन फार्मूले में पुट करेंगी तो हम यहाँ पे पूरे टर्म्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है आपके पास 0 हो गया। अब इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिकली भी जो हम लोगों ने इसको स्टडी किया तो हमारे पास कोई ट्रांसमिशन कोफिशिएंट नहीं आया। इट मीन्स कि अगर ये जो वेव इंसिडेंट है वो कम्प्लीटली 100% जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ट्रांसमिशन का कोई कोफिशिएंट इसमें नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मज़ीद इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो यहाँ पे हैं।
जब हम देखते हैं एक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इसका 0 आ गया है, लेकिन साइड 2 को आप देखिए वो तो 0 नहीं है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे इस रीजन 2 में वेव है वो जो है ट्रांसमिट कर गई हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो है एक्सपोनेंशियली, इसका ये जो टर्म है ये हमें ये बताता है कि ये एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। इट्स मीन्स कि वो ट्रांसमिट नहीं कर रही। ट्रांसमिट का मतलब तो ये है कि ये वेव जो है ये ट्रांसमिट होके ऐसे ऑसिलेट करके फिर जो है फॉरवर्ड जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये पेनेट्रेट कर रही हैं। ठीक है, इसको हम ट्रांसमिट नहीं कह सकते, लेकिन भले वो ट्रांसमिट नहीं कर रही, लेकिन वो पेनेट्रेट करके अप्रोच टू 0 करती हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम इसको हम दूसरी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि हम जो है साई 2 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल है साई इंटू साई स्टार। साई 2 जो है हमारे पास ये है, आप साई इंटू साई स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इट मीन्स कि नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव इन दिस रीजन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ज़ीरो नहीं आई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वेव मौजूद हैं। और ये हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये जो होता है ना, असल में मैंने ये कहा कि वेव जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती, वो पेनेट्रेट करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वेव जो है मौजूद होती हैं, वो थोड़ा सा पेनेट्रेट कर जाती हैं और फिर जो है वो वापस रीजन 2 से निकल जाता है पार्टिकल। अब हम जो है ये वेव जो है ये रीजन 2 में जो पेनेट्रेट कर गई, इस प्रोसेस को हम टनलिंग भी कहते हैं, पेनेट्रेशन भी कहते हैं, या लीकेज टू पोटेंशियल कहते हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ क्वांटम टनलिंग या वेव मैकेनिकल टनलिंग, तो ये जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि रीजन 2 में जब पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल थी, फिर भी जो है ये वेव टू टनलिंग या पेनेट्रेशन के थ्रू जो है ये वेव इस रीजन 2 में एंटर कर जाती हैं। इस प्रोसेस को हम टनलिंग कहते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिकली होते हैं। क्लासिकली जो है कोई भी वेव जो है, कोई पार्टिकल रीजन 2 में बिल्कुल एंटर नहीं हो सकता। और हम ये बात किस वजह से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव जो है इन रीजन 2 वो ये है, गिवन है, ये नॉन ज़ीरो टर्म है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई वेव जो है मौजूद है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम टनलिंग कहते हैं। तो ये जो है आपका पोटेंशियल स्टेप कंप्लीट हो गया है। होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू।